हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और इस वीडियो के द्वारा हम हिस्ट्री की वीडियो सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इतिहास से परिचित होंगे, वह इतिहास के स्रोत क्या होते हैं उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इतिहास क्या होता है? इतिहास दोस्तों, अगर सबसे छोटी परिभाषा बनाई जाए तो इतिहास भूतकाल का अध्ययन है, हम कह सकते हैं। इतिहास क्वेश्चन आता है कम्पिटिटिव एग्जाम में कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, या फिर जो इतिहास के पिता हैं हेरोडोट्स, उनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो उसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। और भारत के संदर्भ में कौन कौन से स्रोत हैं? इतिहास की वे सभी चीज़ें जिनको हम देखकर, अब वर्तमान में देखकर पीछे के इतिहास का अंदाज़ा लगाते हैं, वो सभी चीज़ें इतिहास के स्रोत कहलाती हैं। अब जैसे हम आगे भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो जो पाषाण काल का इतिहास हम जिन चीज़ों के आधार पर पढ़ेंगे वो चीज़ें क्या थी, वो मेनली औजार होंगे जो पत्थर के बने हुए थे। क्योंकि पाषाण काल के दौरान साहित्य कला लोगों में आई नहीं थी, यानी तब तक लोग जाने नहीं थे कि कैसे लिखा जाता है वगैरह वगैरह। तो उस समय जो इतिहास के स्रोत थे वो क्या होंगे, वो सभी औजार होंगे, चाहे वो हड्डियों के हों और पत्थरों के हों वगैरह वगैरह। उसके बाद में बात आती है, जैसे हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो उस समय लिखा जाने लगा था, परंतु जो उस समय लिखा गया था उन सभी चीज़ों को हम अभी तक भी नहीं पढ़ पाए हैं। तो उस समय की कौन सी चीज़ें थी जिनसे हम अंदाज़ा लगाते हैं उस समय के इतिहास का? तो उस समय थी जैसे कहीं जो खेत वगैरह जोते जाते थे, ऊँट की हड्डियाँ वगैरह वो मिले हैं। कहीं उस समय मुद्रा भी चल पड़ी थी, टेराकोटा की मुद्राएं होती थी। टेराकोटा किसे कहा जाता है? जो पक्की हुई मिट्टी होती है उसे टेराकोटा कहा जाता है। उस चीज़ की मुद्राएं होती थी, उन चीज़ों से हम अंदाज़ा लगाते हैं। और उस समय जो ईंटें पकाई गई थी उनसे अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये इतिहास के स्रोत हैं। और कुछ हम अब आए नवीनतम जो हमारा इतिहास है उस तरफ आए, तो जैसे अगर हम मुगलों की बात करें तो मुगलों का इतिहास मेनली हम किस चीज़ पर आधारित मानते हैं? वो मेनली प्योर मुद्रा के आधार पर होता है, न कि हम यहाँ पर हड्डियाँ वगैरह नहीं देखते, यहाँ पर मुद्राएं देखी जाती हैं। तो ये समय के हिसाब से इतिहास के स्रोत भी चेंज होते गए। तो हम देखते हैं अब जैसे इतिहास के स्रोतों में क्या क्या चीज़ें हैं। अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक एवं भवन, मूर्तिकला एवं चित्रकला, साहित्य। तो ये सभी चीज़ें देखते हैं हम। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की नज़र से, जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं वे कौन कौन से हैं? तो पहला है मास्की व गुजरा के अभिलेख। ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों? क्योंकि इस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, यानी अशोक नाम का कोई शासक था। इस चीज़ का उल्लेख कहाँ से मिलता है? मास्की व गुजरा के अभिलेख से मिलता है। और अन्य जो भी उस समय के जो भी अभिलेख वगैरह रहे हैं उन सभी चीज़ों में अलग नाम था, जैसे प्रियदर्शी हो गया, वेदों में जैसे अशोकवर्धन नाम था वगैरह वगैरह। उसके बाद में बात आती है भित्री अभिलेख। ये भी एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। क्यों? क्योंकि इसमें वैसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि भित्री अभिलेख को किस शासक ने बनवाया। तो इस अभिलेख को किस शासक ने बनवाया? स्कंदगुप्त। इसको आप याद कैसे रखोगे कि बागड़ी बेल्ट में जैसे दीवार को भींत कहते हैं और पंजाबी बेल्ट में दीवार को कंद कहते हैं। तो भींत, भित्री में भींत आ गया तो उसी प्रकार स्कंदगुप्त में कंद आ जाएगा। आप ऐसे रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद में आता है प्रयाग अभिलेख। प्रयाग अभिलेख को किसने लिखा या किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था समुद्रगुप्त ने। उसके बाद में बात आती है हाथी गुफा अभिलेख। इसको बनवाया था कलिंग राजा खारवेल ने। और जब ये आप 3-4 बार पढ़ लोगे हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल, तो आपको ये अच्छे से याद रह जाएगा।
क्योंकि कुछ ये शब्द अट्रैक्टिव है, जैसे हाथी गुम्फा वगैरह। उसके बाद में बात आती है अशोक के अभिलेख। ये अपने आप में एक अलग से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर अभिलेखों का जिक्र आए और अशोक का ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो अशोक के अभिलेख अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अशोक के अभिलेखों की खोज कब हुई, या सबसे पहले किसने की, या फिर सबसे पहले अशोक के अभिलेखों ने को किसने पढ़ा। अशोक के अभिलेखों की खोज हुई दोस्तों 1837 में। वह किसने की, तो जेम्स प्रिंसेप ने की, और वही पहले इतिहासकार थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा। उसके बाद में बात आती है कि अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी है। तो अशोक के अभिलेखों की लिपि मेनली ब्राह्मी लिपि है, यानी लगभग सारे अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि की क्या विशेषता है कि वे बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। ब्राह्मी लिपि के अक्षर बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। और जो भारत का पश्चिमोत्तर भाग है, यानी पाकिस्तान का जो एरिया है, यहाँ पर जो अभिलेख लिखे गए हैं वे खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, और वो दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान भारत से लगभग उल्टा चलता है, ठीक उसी तरह जो अशोक के अभिलेख हैं वो बाकी भारत में जैसे हैं उससे उल्टे होंगे पश्चिमोत्तर भारत में, ठीक है। और ब्राह्मी से बै अक्षर आ जाता है, ब्राह्मी में बै वर्ण आ जाता है। उसी प्रकार बाएं से दाएं, बाएं में भी बै वर्ण आ जाता है। इस प्रकार आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ब्राह्मी में बाएं से दाएं लिखा जाएगा, और पश्चिमोत्तर भारत में यानी पाकिस्तान में उल्टा होगा तो वो दाएं से बाएं लिखा जाएगा, और उसका नाम खरोष्टी लिपि होगा बस। उसके बाद में बात हड़प्पाकालीन अभिलेख। ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण है कि हड़प्पाकालीन अभिलेख वे अभिलेख हैं जिनको हम अब तक नहीं पढ़ पाए हैं। इसी कारण जो हड़प्पा काल है उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता उसी सभ्यता का नाम है जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। कारण है कि हड़प्पा सभ्यता उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उस सभ्यता का जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। इस कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और जो इस सभ्यता की रीढ़ की हड्डी जो नदी है उसका नाम है सिंधु नदी, इसलिए इसी सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। अब दोस्तों अगर इसको धातु के संदर्भ में अगर इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता के दौरान जो धातु यूज में लाई जाती थी वो कांस्य थी, या कांसा धातु प्रयोग की जाती थी, और इंग्लिश में बोले तो ब्रॉन्ज। इस कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। तो अपने अपनी चीज़ें में अब जैसे धातु की बात करें तो उस समय धातु के आधार पर जो सभ्यताएं थी, सबसे पहले एक ऐसी सभ्यता थी जो कॉपर धातु का प्रयोग करती थी, यानी पाषाण काल। उसके बाद में कॉपर धातु का प्रयोग किया जाने लगा, तांबे का। उसके बाद में अगली सभ्यता आई जो ब्रॉन्ज यानी कांसे का प्रयोग करने लगी। उसके बाद में अगली सभ्यता आती है जो आयरन का या फिर लोहे का प्रयोग करती है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक के द्वारा, CBI, यानी सबसे पहले कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, फिर आयरन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुद्राएं। उसके बाद में मुद्राएं अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। हड़प्पा काल की मुद्रा को क्या कहा जाता था, टेराकोटा। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। मुद्राओं के बारे में जब क्वेश्चन आते हैं तो वो लगभग मॉडर्न या फिर मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके आधार पर सबसे पहले सिक्के किसने चलाए, तो हिंद यूनानी शासकों ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो कुषाण शासकों ने। सर्वाधिक सोने की मुद्रा किसने चलाई, सर्वाधिक सोने की मुद्रा किसने चलाई, तो गुप्त शासकों ने। शिष्य के सिक्के किसने चलाए, तो सातवाहन शासकों ने। चांदी का सिक्का किसने चलाया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रुपए का सिक्का किसने चलाया, तो
रुपए का सिक्का किसने चलाया? तो शेर शाह सूरी ने। सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाण शासकों ने। उसके बाद में स्मारक एवं भवन से दोस्तों 3 प्रकार की लिपियां हैं, 3 प्रकार की शैलियां हैं मंदिरों को बनाने के लिए, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेस्तर शैली। नागर शैली उत्तरी भारत में ज़्यादा प्रचलित है, इसी प्रकार द्रविड़ शैली दक्षिणी भारत में ज़्यादा प्रचलित है। वेस्तर शैली बै से वेस्तर और बै से बीच में, यानी यह मध्य भारत में ज़्यादा प्रचलित है। इसका प्रयोग उत्तर भारत में भी कर लिया जाता है और दक्षिण भारत में भी। इसके अलावा जो मेनली क्वेश्चन आता है, रेलवे में भी अभी आया था, पंचायतन क्या है? तो ये एक मंदिर बनाने की शैली है दोस्तों। उसके बाद में साहित्य के बारे में बात करते हैं। वेदों को वैसे तो हम अलग पढ़ेंगे, एक अलग टॉपिक होगा, परंतु वेद लिखे गए थे वेद व्यास द्वारा। संख्या इनकी क्या है? 4। वेद त्रयी जिनमें से कहा जाता है पहले तीनों को, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद इन सब में बाद में लिखा गया था। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों पुराणों की, इनकी संख्या है 18। उसके बाद में मनुस्मृति की। मनुस्मृति को मनु ने लिखा, ये हिंदी के व्याकरण की सबसे पहली किताब थी। उसके बाद में जातक की, इनको बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया था जातक। उसके बाद में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जातक लिखा गया तो जैन भिक्षुओं के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? आगम। उसके बाद हम बात करते हैं राजतृंगिनी की। इसमें क्या महत्वपूर्ण है? राजतृंगिनी को कलहण ने लिखा, इसके 8 भाग हैं और ये कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। उसके बाद में अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा। उसके बाद में महाभाष्य, इसको किसने लिखा? महाभाष्य पतंजलि ने लिखा, जो योग दर्शन के प्रवर्तक थे। उसके बाद में अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अर्थशास्त्र को लिखा कौटिल्य, या जिनको हम चाणक्य भी बोल सकते हैं, या फिर उनको विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं। अर्थशास्त्र के 15 भाग हैं, यानी 15 अधिकरण हैं और आगे 180 प्रकरण हैं, यानी उन 15 भागों के आगे और भाग जो बंटे हुए हैं वो उनकी संख्या 180 है। ये हमारा साहित्य है इतिहास का। उसके बाद में विदेशी महत्वपूर्ण लेखक दोस्तों, हेरोडोटस के बारे में हम बात कर चुके हैं। उनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका और उनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। निरियाकस, आनेसिक्रेटस व अरिस्टोबुलस, ये वे लेखक थे जो सिकंदर के साथ भारत में आए थे। उसके बाद में मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद में प्लिनी, उसके बाद में स्युंग, इत्सिंग, इब्न बतूता, टोलमी, फाहियान, वेंतसांग, अलबरूनी। इनमें से दोस्तों स्युंग, इत्सिंग, फाहियान और वेंतसांग ये चीनी यात्री थे जो भारत के यहाँ आए थे। आगे हम पढ़ेंगे कि हवेंतसांग हर्षवर्धन के समय आए थे, यानी है से हवेंतसांग, है से हर्षवर्धन हो जाएगा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। उसके बाद में इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में